8400 से 8500 का। अगले 2 हफ्तों के लिए इनकी भी राय यह है कि बाजार सकारात्मक और यहाँ नीचे थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश इन्होंने भी रखी है, जिस तरह से अजीत मिश्रा ने रखी थी 81-50 की। इनका कहना है 81-80 की बात सोची जाए। 81-80 अपने आप में एक महत्वपूर्ण तकनीकी आंकड़ा भी है, क्योंकि इससे पहले 81-80 के ऊपर ही निकलने के बाद बाद में एक नई चाल बनी थी। पिछला रिकॉर्ड स्तर 81-80 का था और उसके आगे जाने के बाद बाजार खुलकर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ा था, ऊपर की ओर। हालांकि इन्होंने बात की है 8700 तक की भी, यानी जब बाजार संभल करके दिशा बदलेगा, ऊपर की ओर लौटेगा, तो फिर आगे 8700 पे नजर रहेगी। क्षेत्रों में एफएमसीजी और फार्मा, ये 2 क्षेत्र अगले दिन के लिए बेहतर है। यहाँ साफ तौर पे डिफेंसिव प्ले है। जो बाजार अगर कमजोर है और यहाँ पे अगर इसके बाद वापस संभलने की भी उम्मीद है, तो यहाँ पे डिफेंसिव प्ले अगले दिन के लिए। दूसरी तरफ मेटल शेयर कमजोर रह सकते हैं, ये कहना है विजय चोपड़ा का। विजय हमारे साथ हैं इस वक्त, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। विजय, क्या इसे सिर्फ एक हल्की फुल्की मुनाफा वसूली के रूप में देखा जाए जो ट्रिगर हो गया इन्फोसिस के बड़े ब्लॉक डील की वजह से? देखिए, इन्फोसिस नो डाउट एक हैवी वेट है इंडेक्स पे और उसकी वजह से आज हमने नो डाउट सेलिंग प्रेशर देखा, मगर एक पॉजिटिव साइड भी है कि पूरी तरह से वो सब्सक्राइब भी हुआ। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब मार्केट इन स्तरों पे होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन लाजमी भी है। और जब तक नई एंट्री नहीं बन पाती मार्केट में, क्योंकि मार्केट्स एक ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सेशंस में मार्केट काफी रेजिस्टेंस दिखा रहा था ऊपर जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंफ्यूजन के सिग्नल्स थे ही। प्लस मुझे लगता है कि जब तक थोड़ी बहुत करेक्शन नहीं हो जाती तो नई एंट्रीज भी नहीं बनती। तो आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है कि आप बाय ऑन डिप्स करें और जैसे ही बाजार में गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। राजीव जी, आगे हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा सौदों को। इन्फोसिस ने किस तरीके से बाजार पे असर डाला, सन फार्मा रैंडैक्सी के विलय को किस तरह से मंजूरी मिली है, और भी शेयरों की बात होगी, चुनिंदा रणनीति की बात होगी जहां आप मुनाफा कमा सकते हैं अगले दिन। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी। स्वागत है। नजर डालते हैं उन खास शेयरों पर, बाजार के उन खलनायकों पर जिन्होंने 300 अंक से ज्यादा की सेंसेक्स को चोट दी है। ये खलनायक कभी नायक भी बन जाते हैं, लेकिन कम से कम सोमवार के कारोबार में जहां पर चोट ज्यादा नजर आई, इन्फोसिस सबसे ऊपर। यहाँ पे इन्फोसिस में जो गिरावट आई, इसने सेंसेक्स को अकेले ही 100 अंक से ज्यादा का नुकसान दिया है। और साथ में टीसीएस भी कमजोर रहा है इसके साथ साथ चलते हुए। तो इन दोनों ने मिलकर के लगभग 150 अंक, यानी जो बाजार की सेंसेक्स की गिरावट थी उसमें आधा योगदान तो सिर्फ इन 2 शेयरों ने कर दिया। इसके अलावा भी जब चौतरफा बिकवाली शुरू हुई तो तमाम धातु क्षेत्र के शेयर हों या फिर ऑटो क्षेत्र के नाम हो, इन सब में कमजोरी का रुझान बना है। दरअसल सेंसेक्स में सिर्फ 5-6 नाम ही हरे निशान में किसी तरह रह पाए, बाकी सब नुकसान में नजर आए। जो चुनिंदा नाम जो किसी तरह से बढ़त में रहे, उनमें कोल इंडिया, आईटीसी, एशियन पेंट्स, ओएनजीसी जैसे नाम हैं जिन्होंने बाजार को कुछ हद तक थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश की, ज्यादा कामयाब नहीं हुए। लेकिन सबसे पहले बात अब इन्फोसिस की ही। विजय, क्या लगता है आपको, एक साथ जो कंपनी के संस्थापक प्रमोटर हैं, अब तो प्रमोटर कहना भी शायद एक सवालिया निशान के घेरे में कहीं न कहीं आ जाएगा, लेकिन एक साथ मूर्ति परिवार भी अपने शेयर बेच रहा है, नीलकंठी परिवार भी अपने शेयर बेच रहा है, ये कंसर्टेड एफर्ट पुराने जो संस्थापक प्रमोटर हैं उनकी तरफ से आ रहा है। क्या ये एक तरह से विलगाव का संकेत है या फिर जो मौजूदा मैनेजमेंट है उस पर अविश्वास का संकेत है? देखिए राजीव, बिल्कुल आपका जो सवाल है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जर्नलिस्ट होने से प्रेरित है और ये क्वेश्चन उठाना बिल्कुल लाजमी है कि एक साथ क्यों, अगर किसी को अगर एग्जिट करना ही है अपना होल्डिंग तो स्कैटर्ड भी कर सकते हैं, एक ही दिन एक ही साथ करने का क्या कारण रहा है। वो जो कारण सुनने में आ रहे हैं वो ये है कि वो फिलियंथ्रोपिक रीजंस और पर्सनल रीजंस की वजह से थोड़ा एग्जिट करना चाहते हैं, मगर मैं
जरूर इस बात पे आपके साथ भी ये सवाल उठाता हूं कि एक साथ क्यों किया गया, ये अलग अलग भी किया जा सकता था। इसका क्लियर कट आंसर मेरे पास नहीं है राजीव कि ये ऐसा क्यों किया गया, मगर नो डाउट ये सवालों के घेरे में जरूर है। क्या मौजूदा मैनेजमेंट और जो संस्थापक प्रमोटर रहे हैं उनके बीच में एक साफ साफ खाई इस फैसले से दिखती है? ये कहना ठीक नहीं होगा कि जो नई मैनेजमेंट आई है, सिक्का साहब एक बहुत ही सीजन्ड आदमी है और मार्केट ने भी काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है उनमें, और उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी बहुत अच्छा, स्वॉशबकलिंग अच्छा रिकॉर्ड है उनका एज अ प्रोफेशनल। तो ये कहना तो बहुत गलत होगा कि कहीं ना कहीं कोई खाई है। मुझे लगता है कि ये कंसर्टेड एफर्ट सबकी हामी से हुआ है, ये सबकी मर्जी से हुआ है, और खाई बनती दिखती मुझे नहीं लगता। पहले भी हमने देखा था कि नारायण सिंह साहब अपने आप को उन्होंने अलग किया था कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज से, और फिर उनको आना पड़ा था जब कहीं ना कहीं कंपनी। लेकिन जब वो आए और उसके बाद जब अलग हुए, अभी वो नहीं लगता जी विजय, जब वो आए थे और उसके बाद जब दोबारा अलग हुए तो उस समय जो दोबारा अलग होने की घोषणा थी, उस समय बहुत सारी टिप्पणियां छोटी छोटी ऐसी थी जो ये संकेत दे रही थी कि अब नारायण मूर्ति कंपनी के कामकाज से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई हमें कंपनी के नतीजों का पता तो टेलीविजन चैनलों से ही लगेगा, हम इस तरह से कंपनी के कामकाज से अलग हो जाएंगे। खैर, अब बात रैनबैक्सी की, बात सन फार्मा की, और यहाँ पर दोनों के विलय को एक बार हरी झंडी मिल गई है। सीसीआई ने इस विलय को सशर्त मंजूरी दे दी है। आगे विजय, इस खबर की वजह से सन फार्मा में, रैनबैक्सी में क्या देख रहे हैं आप? लगता है विजय से संपर्क टूटा है। अभी उनके पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का भी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक की बात होगी मुनाफे की रणनीतियां। लौटते हैं जल्दी। सच में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे सन फार्मा की, रैनबैक्सी की। विजय, मेरा सवाल ये था कि अब इस सौदे की, दोनों के बीच जो सौदा है उसको पूरी तरह से हरी झंडी मिल जाने के बाद अब आगे इन दोनों शेयरों में आपकी रणनीति क्या होगी? डेफिनेटली मैं दोनों शेयर्स में काफी बुलिश हूँ। रैनबैक्सी मुझे लगता है कि अगर कोई 6 से 8 महीने की अवधि तक उसमें होल्ड करता है तो ये 850 का स्तर जरूर टच कर सकता है, और सन फार्मा में हम निश्चित रूप से 1000 का स्तर भी देखेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, मगर मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई करेक्शन होती है तो इन दोनों स्टॉक्स में घुसने का मौका है। जी, अब नजर डालते हैं उन खास शेयरों पर जहां अगले दिन मुनाफे की रणनीति दिख रही है। अजीत मिश्रा ने चुना है भारतीय एयरटेल और एचडीआईएल को, एक खरीदारी एक बिकवाली। भारतीय एयरटेल में 385 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय दी गई है। 360 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें तकनीकी सौदों में। एचडीआईएल यहाँ पे बिक्री की सलाह है और इसमें लक्ष्य है नीचे 65 का, ऊपर की ओर स्टॉप लॉस है 82 का। चंदन तापड़िया ने चुना है हैवेल्स और अशोक लेलैंड, यहाँ भी एक खरीदारी एक बिकवाली। हैवेल्स में खरीदारी की सलाह है, 335 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस 314। अशोक लेलैंड 47 का लक्ष्य, 54 का इसमें स्टॉप लॉस होगा ऊपर की ओर। मानस जायसवाल, इन्होंने दोनों ही नाम बिकवाली के चुने हैं, और एक धातु क्षेत्र से टाटा स्टील। यहाँ पे टाटा स्टील के लिए 438 का लक्ष्य है, ऊपर 457 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। पीएफसी दूसरा नाम उनकी तरफ से, यहाँ पे 275 का लक्ष्य और ऊपर 298 का स्टॉप। विजय, आपने क्या चुना है, क्या रणनीति है? लगता है विजय से संपर्क एक बार फिर टूटा है, लेकिन उनकी जो सलाह है वो हमारे सामने है। विजय चोपड़ा ने चुना है मैरिको और यहाँ पे 1100 रुपए का लक्ष्य है, इसमें खरीदारी की सलाह है। 1030 का स्टॉप लॉस है इसमें। दूसरा नाम है उनकी तरफ से सिंटेक्स का, 110 का इसमें लक्ष्य है और नीचे स्टॉप लॉस है इसमें 95 का। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन अगले दिन फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।